हिंद, नमस्ते। आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसको हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो टाइम लगेगा अपने को 10 से 15 मिनट। सो जय हिंद सभी को। 10 से 15 मिनट कह रहे हैं, वन शॉट है तो कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। जय हिंद सभी को। एंड सभी लोग अपना पेन कॉपी लेके आ जाइए। हम्म। बहुत इत्मीनान से हम लोग सारी चीज़ें, सारी यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन जितने भी मेन रोल हैं सभी को 1 घंटे के अंतर्गत रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रही ना चीज़ें? तो सबसे पहले द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म एक फीलिंग होती है। नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है। अपने देश के प्रति जो प्यार है ना, अपनी संस्कृति, अपनी देश, अपनी भाषा और अपने लोगों के प्रति जो प्यार होता है उसी को हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। हर एक देश के लिए हर सबका नेशनलिज्म। कोई इंग्लैंड का है तो उसके लिए नेशनलिज्म उसके देश के लिए है ना। हम लोग का भारत देश के लिए हम लोग की नेशनलिज्म है, हम लोग का लव है ना। तो हम सब जो अलग अलग नहीं है, सब लोग एक ही, हम लोग सब जो हैं एक ही राष्ट्र हैं। समझ रहे हो ना आप? तो शुरुआत करने से पहले मैं कहाँ से स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग होती है, सब लोग बैठ जाइए अपनी अपनी सीट पे। स्टार्टिंग होती है इस चैप्टर्स की। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है इस पिक्चर से। जो ये पिक्चर ये बताना चाहती है कि ये पिक्चर ये बताना चाहती है कि यहाँ पे इस पहले तो फ्रांस में था क्या। पहले चैप्टर का टाइटल हमें समझना पड़ेगा कि जो चैप्टर का टाइटल है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम्म, कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना। ये सारे रीजंस हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, ये जो पिक्चर है ये 1848 में फ्रेडरिक शूरियो के द्वारा पब्लिश करी गई। और ये पिक्चर ये बताती है कि लोग इस अलग अलग देश के लोग, तो देखिए ये एक अलग नेशन का है, ये एक अलग नेशन का फ्लैग है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, ना कि कोई देश। तो वहाँ पे कैसे नेशनलिज्म का उदय हुआ। तो ये जो लोग हैं ये सारे लोग, सारे देश के लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं। तो ये पिक्चर ये दर्शाती है कि सभी को लिबर्टी प्राप्त हो रही है, सभी लोगों को फ्रीडम मिल रही है। समझ में आ रहा है ना? सभी लोगों को फ्रीडम मिले। तो पहले के टाइम पे क्या था कि फ्रांस जो था वो ऑब्सोल्यूट मोनार्की था। ऑब्सोल्यूट मोनार्की था ना सिस्टम पहले। तो फ्रांस में पहले मोनार्की था ना पहले। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे 1780, आप लोग जानते होंगे कि जब लुइस 16 को गद्दी मिलती है। तो जब लुइस 16 की हम लोग आगे बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम लोग को बैक रिकॉल पे चलना ही पड़ेगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे हमें चलना पड़ेगा। तो जो लुइस 16 को जब थ्रोन मिलता है, फिर उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है ना। लोगों, क्योंकि वो टैक्सेशन सिस्टम ऐसा होता है। तो एब्सोल्यूट मोनार्की थे ने, एब्सोल्यूट मोनार्की था। तो ये एब्सोल्यूट मोनार्की को क्या किया गया, उखाड़ के फेंका गया, उखाड़ के फेंक दिया गया, है ना। तो लोगों ने क्या किया कि लोगों को पता चल गया, लोगों को स्वाद लग गया कि कैसा हम लोगों को आज़ादी का स्वाद लग गया। तो जो लोग थे वो राजा पर डिपेंड नहीं रहना चाहते थे, और सबको अपने राइट्स चाहिए थे, जो बेसिक राइट्स हैं। तो होता क्या है कि जो स्टार्टिंग है चैप्टर की वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्टिंग है। कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या होता है कि जो वो लोग बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं कि हम सब एक राष्ट्र हैं, ना कि एक रा की सब कुछ राजा की प्रॉपर्टी नहीं है ना। सभी के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए। और जो सारी प्रॉपर्टी है वो राजा की नहीं है। और राजा का खूब विरोध किया गया। और फ्रेंच रेवोल्यूशन का आगे बताया गया है लुई 16 के बाद। जैसे कि आपको अभी मैं फिर अगर चैप्टर रिकॉल कर, अभी आगे देखो बताया गया है, यहाँ पे बताया गया होगा कहाँ से, मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म का बताया गया कि नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है। अभी तक देखो जितना बताया उतना ही इसमें लिखा होगा। अ फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड टुगेदरनेस एमंग पीपल। पीपल बिलीव दे आर वन नेशन बिकॉज दे शेयर सेम हिस्ट्री। क्योंकि सभी का इतिहास पीछे का सेम है, सेम कल्चर, सभी की संस्कृति सेम है।
सेम लैंग्वेज सेम आइडेंटिटी, सभी की जब बोली भाषा सेम है, सबकी पहचान सेम होनी चाहिए। सो नेशनलिज्म इनकरेज पीपल टू लिव टुगेदर एज वन नेशन। तो जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो सबको एक साथ जोड़ के रखने में बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है, समझ रहे हो ना, लोगों को एक साथ होल्ड करके रखती है। हर एक व्यक्ति का उस देश के प्रति जो प्यार है, जो राष्ट्रवाद की फीलिंग है, उसी को हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। समझ में आया? तो नेशनलिज्म की शुरुआत कहाँ से होती है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। बिफोर नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म जब आया यूरोप में उससे पहले क्या सिस्टम था, है ना? क्योंकि यूरोप कोई कंट्री नहीं है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। तो अलग अलग जगहों पर कैसे फैल गया नेशनलिज्म की फीलिंग, एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है ना। तो यूरोप वॉज नॉट डिवाइडेड इंटू कंट्रीज टुडे, लाइक टुडे। पहले ऐसा नहीं था कि कंट्रीज में डिवाइडेड था। इंस्टीड देयर वॉज अ किंगडम्स, किंगडम्स थे, साम्राज्य थे, एम्पायर्स थे। साम्राज्य एंड स्मॉल स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स थे, और एम्पायर्स थे, जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, है ना, और बहुत सारे एम्पायर थे। ईच प्लेस हैड डिफरेंट लॉज, हर एक जगह का एक इंडिविजुअल लॉ होगा, और डिफरेंट रूलर्स होंगे, कि एक इंडिविजुअल स्टेट का एम्पायर का एक अलग राजा होगा, रूलर होगा। डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी, सबकी अलग अलग लैंग्वेज होगी। सब समझ रहे हो ना कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। सब एक ही जगह पर, जैसे इतनी जगह पे, यहाँ पे ए कोई जगह है, यहाँ पर एक अलग रूलर है, ये बी जगह है, यहाँ पे कोई अलग रूलर है। और यहाँ पे क्या होगा कि दोनों जगह की लैंग्वेज और रहन सहन संस्कृति सब अलग है। तो यूरोप एक देखा जाए तो एक प्रॉस्पेरस कॉन्टिनेंट बनने से चूक रहा था, प्रॉस्पेरस नहीं बन पा रहा था, है ना। वहाँ पर समृद्धि शांति नहीं आ पा रही थी। तो बताया गया है कि पीपल डिड नॉट फील दे बिलोंग टू वन नेशन। तो पीपल क्या फील करते थे कि दे बिलोंग टू, वो एक नेशन से बिलोंग नहीं करते हैं, वो ये फील कर रहे थे। और आपको अब पीछे थोड़ा ले चलना पड़ेगा। हम लोगों को क्लास 9th में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो हमने पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा हमें याद करना पड़ेगा फिर से चीज़ें, कि क्या क्या चीज़ें हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को रिकॉल करने से पहले 3 स्टेट्स होते थे वहाँ पर। एक थे क्लर्जी कम्युनिटी थी, एक था नोबिलिटी, और एक था पीजेंट। क्लर्जी और नोबिलिटी को कोई टैक्स नहीं, पीजेंट वर्ग ही सारा टैक्स देता था। और डिफरेंट टाइप के टैक्स आते थे, टेल टैक्स, टेक टैक्स, और सारे प्रिविलेजेस कौन एंजॉय करता था? क्लर्जी और नोबिलिटी। क्लर्जी वो लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो पोप्स हैं, प्रीस्ट हैं, क्रिश्चियनिटी रिलीजन्स के, ठीक है। पोप्स हैं और प्रीस्ट हैं क्रिश्चियनिटी रिलीजन के, और नोबिलिटी रिलेटिव ऑफ किंग्स हैं। पीजेंट्स कौन है? किसान वर्ग है ना। तो सबसे ज़्यादा टैक्स, सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता था? यही करते थे। और जब लोगों ने लोगों की उग्रता, जब फेमाइन की कंडीशन आ गई, और लोगों ने उग्रता के कारण क्या हुआ कि इनको गिलेटिन डिवाइस से क्या किया गया? एग्जीक्यूशन। देखो बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं क्लास 9 का, तो आप ये मत कहिएगा कि ये फैक्ट आपने मिस कर दिया। तो जो ये कौन, लुइस 16 को गिलेटिन डिवाइस से एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है पॉलिटिकल क्लब बनता है एक, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जो जैकोबिन क्लब एक जो बनता है, जैकोबिन क्लब का लीडर होता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। एंड मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बाद में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर भी बहुत एक्सट्रीम लेवल की क्रूएल्टी करता है। क्रूएल्टी मतलब बहुत क्रूरता करता है। उसके बाद क्या होता है कि लोग उसका भी बॉयकॉट कर देते हैं, प्रोटेस्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों को मार रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको भी गिलेटिन डिवाइस से एग्जीक्यूट कर दिया गया। उसके बाद फ्रांस में डायरेक्टरी गवर्नमेंट आती है, डायरेक्टरी रूल चलता है फ्रांस में। डायरेक्टरी रूल सही से पनप नहीं पाता है, डिसीजन में प्रॉब्लम्स होती है। तो डायरेक्टरी रूल के चलते ही बीच में उभर के आता है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि 1804 के 1799 में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक। तो देखो यही बताया गया है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या बताया गया है, व्हाट हैपेंड, फ्रेंच पीपल फॉट अगेंस्ट द किंग मोनार्की। फ्रांस के लोगों ने मोनार्की के अगेंस्ट में लड़ाइयाँ युद्ध करे। दे डिक्लेयर दैट पीपल आर द नेशन नॉट द किंग। उन्होंने ये बताया कि जो पीपल्स हैं वो नेशंस के हैं, ना कि किंग की जो राजा का जो मन कर रहा है वो कर रहा है। दे क्रिएटेड
और उन्होंने क्या एक नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, यूनिफॉर्म्स, लॉस फॉर ऑल, सभी के लिए एक समान का अधिकार होना चाहिए, वन नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए फ्रेंच। पूरे पहले के टाइम पे क्या है कि हर एक देश, छोटे छोटे देश थे, जैसे कि यूरोप हो गया, यूरोप का कॉन्टिनेंट है, जैसे फ्रांस हो गया और इटली हो गया है, जर्मनी हो गया, सब में अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं। तो सब में एक ऑफिशियल लैंग्वेज फिक्स कर दी गई थी, कौन सी? फ्रांस, सॉरी फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया गया था यूरोप कॉन्टिनेंट का। ठीक है, दिस स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म टू अदर कंट्रीज। और कैसे उदय हुआ कि जब लोगों ने देखा कि जो फ्रांस के लोग हैं उन्होंने क्या किया कि राजा को मार के और वहाँ पे नेशनलिज्म को स्थापित कर दिया है, तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलेगा, वही वाला सीन हो गया। तो और भी लोग इन्फ्लुएंस हुए कि जब फ्रांस के लोगों ने स्वतंत्रता पाली है तो हम क्यों नहीं पा पाएंगे। यही हुआ है, सिंपल सी बात है ना। कि कोई व्यक्ति, कोई दोस्त है अगर आपका, वो 100 मार्क्स लिया तो आप ये कहोगे कि मैं कैसे नहीं ला पाऊंगा, मैं तो आऊँगा, है ना, मैं तो लाऊंगा, है ना। यही वाला सीन है। तो सारी जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है ऐसे ही स्प्रेड हुआ है ऑल ओवर यूरोप कॉन्टिनेंट में। समझ में आया ना? यूरोप कॉन्टिनेंट में ऐसे ही स्प्रेड हुआ। तो लोग क्या हुए, फिर इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट की शायद बात बताई गई है। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन को थोड़ा शॉर्ट में रिकॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पेज छोड़ा था, लेकिन चलिए फिर से रिकॉल करा देते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुइस 16 राजा होता है, उसकी वाइफ का नाम मैरी एंटोनेट होता है। लुइस 16 एंड लुइस 16 के बाद जो लुइस 16 के बाद जैकोबिन क्लब बनता है। जैकोबिन क्लब का लीडर कौन है? जैकोबिन क्लब का लीडर है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। एंड वो सही तरीके से चला नहीं पाता है, क्रूएल्टी पीक लेवल पे चली जाती है। उसके बाद डायरेक्टरी रूल आता है फ्रांस में। डायरेक्टरी रूल आता है फ्रांस में। डायरेक्टरी रूल में क्या होता है कि डिसीजन पेंडिंग में, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इन सब में उभर के आता है एक जो व्यक्ति, उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। और वो ऐसा करता है कि ये जो फालतू के प्रिविलेजेस आप लोग एंजॉय कर रहे हो उसको हटाता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ लाता है, सभी के लिए समानता का अधिकार लाता है। और जो 3 टाइप्स के लोग थे, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन से 3 टाइप्स के लोग थे। एक थे क्लर्जी, क्लर्जी एंड फिर थे नोबिलिटी। एंड नोबिलिटी के बाद थे, नोबिलिटी के बाद कौन थे? नोबिलिटी के बाद थे पीजेंट वर्ग। पीजेंट वर्ग में सारे किसान, मजदूर और लोअर बिजनेसमैन। क्लर्जी में सारे प्रीस्ट, पोप्स, क्रिश्चियनिटी रिलीजन्स के। ठीक है, प्रीस्ट मतलब पुजारी। नोबिलिटी में रिलेटिव ऑफ किंग्स और ऑफिशियल पर्सन्स, जो अमीर लोग हैं। ठीक है, और पीजेंट्स वर्ग में फार्मर और नॉर्मल पर्सन, फार्मर्स और लोअर बिजनेसमैन और जितने भी छोटे छोटे वर्ग के लोग हैं। ठीक है, और भी ये जो जगह है इसको मैं इस वजह से छोड़ रहा हूँ कि आगे अगर मुझे कुछ रिलेट करना होगा तो इस पेज पे आकर रिलेट कर लेंगे। ठीक है, होता क्या है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या है, नेपोलियन आएगा। एंड नेपोलियन, हाँ देखो ये आ गए। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन आएगा तो लोगों को लगता है कि नेपोलियन आया है। नेपोलियन एक समान के एक समान के कानून सभी देशों पे। तो पूरे यूरोप में क्या किया इसने कि लोगों को, पूरे यूरोप यही सोचता था कि हमारे देश में भी, हमारे स्टेट में भी, हमारे एम्पायर में भी नेपोलियन आएगा और अपने तरीके से सारी चीज़ों को व्यवस्थित करेगा और हमें भी लिबर्टी मिलेगी, है ना, हमारा देश भी सही तरीके से सुचारू रूप से चल पाएगा। होता क्या है लेकिन कि नेपोलियन ने क्या किया कि जो नेपोलियन ने सबसे अच्छा काम किया कि पूरे यूरोप में एक समान के कानून, जैसे कि वो बताया ना इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये आपको पता ही रहना चाहिए। जो नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए उसको हम लोग सिविल कोड, सिविल कोड या तो हम लोग 18 सिविल कोड कब 1804 में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी के लिए समानता का अधिकार है और सभी लोग कानून की नज़र में समान है। और जो छोटे छोटे बिखरे बिखरे जो राज्य थे ना, जो कि छोटे छोटे से एम्पायर थे, उनको सबको ऑर्गेनाइज किया एंड फ्यूडल सिस्टम को तोड़ा। नेपोलियन बोनापार्ट ने सबसे मेन क्या काम किया कि फ्यूडल सिस्टम को तोड़ा, फ्यूडल सिस्टम को तोड़ा, फ्यूडल सिस्टम को तोड़ा। देखो अब देखते हैं, पढ़ते हैं क्या। नेपोलियन बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस
रूलर बन जाता है फ्रांस का। एंड पॉजिटिव एक्शन क्या क्या किए, रिमूव ओल्ड अनफेयर लॉ, जितने भी पुराने जो सही कानून नहीं थे उनको हटाया। इंट्रोड्यूस्ड कॉमन लॉ जिनको नेपोलियनिक कोड कहते हैं, कब 1804 में, जिसको हम लोग सिविल कोड भी कहते हैं। इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस यूरोप, पूरे यूरोप में प्रशासन प्रणाली बहुत बेहतरीन कर दी। लेकिन निगेटिव साइड क्या है कि वो कुछ समय बाद डिक्टेटर बन गया। तो लोगों को लगा कि हम लोग जब नेपोलियन को बुला तो रहे हैं नेपोलियन को, लेकिन नेपोलियन आ भी रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट आवर लिबर्टी, हमारी लिबर्टी का क्या, हमारी आज़ादी का क्या, है ना। फोर्स्ड हिज पावर ऑन अदर कंट्रीज, फोर्स्ड हिज पावर ऑन द अदर कंट्रीज, मतलब कि जो लोग थे वो सोचते थे कि जो नेपोलियन है ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमारी लिबर्टी का क्या। वो जहाँ भी जाता था कि अपने आप को ही राजा घोषित कर देता था, है ना। तो एम्पायर किसका बढ़ रहा है, ऑरा किसका बढ़ रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट का, है ना। तो पीपल लोग क्या सोचे, वी वांट फ्रीडम नॉट डिक्टेटरशिप, वो सोचते हमको आज़ादी चाहिए, डिक्टेटरशिप से तो वो जूझ ही रहे हैं पहले से ही। लुइस 16 से पहले, लुइस 15 वहाँ से बहुत पहले से ही जूझ रहे हैं, है ना। लेकिन धीरे धीरे करके जिसके पास पावर आ जाती है वो डिक्टेटर बन जाता है। डिक्टेटरशिप इनको भी सब डिक्टेटरशिप में देखने लगे। दे इंक्रीज नेशनलिज्म इवन मोर, और यहीं से नेशनलिज्म की फीलिंग और राइज होती है। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो कुछ काम करे, तो फ्यूडल सिस्टम तोड़ा, लोग खुश हो गए। लेकिन बाद में क्या होता है कि नेपोलियन डिक्टेटर बन गया। लोगों को क्या लगने लगा कि अब हमें जो देश है वो अपना खुद चलाना है, इसलिए नेशनलिज्म और बढ़ा। ठीक है, लोगों को क्या लगा कि जो देश है वो हमें खुद चलाना है, ये डिक्टेटरशिप जाए भाड़ में, जो भी आता है वो अपने रूल करने लगता है। ठीक है, अब हमें देश को खुद चलाना पड़ेगा, इसी से और नेशनलिज्म राइज किया, समझ रहे हो ना, इसी फीलिंग से। ठीक, अब आपको सीन समझना पड़ेगा और कि यूरोप की हालात क्या है। जब नेपोलियन जो कंजर्वेटिव थे ना, जो कंजर्वेटिव, उन्होंने नेपोलियन को वाटरलू के वॉर में हरा दिया, कंजर्वेटिव्स ने 1815 में। ये आपको पता होना चाहिए कि नेपोलियन वाटरलू के वॉर में 1850 में हारा था, वाटरलू के वॉर में 1815 में हार गया था। ठीक है, कंजर्वेटिव्स ने हरा दिया। तो अब यूरोपियन लीडर्स ने एक मीटिंग हेल्ड करी, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक, कि अब शासन कैसे चलेगा जब भाई एक व्यक्ति मर चुका है। तो जैसे कि पहले लुइस 16 मरा तो पॉलिटिकल क्लब बना जैकोबिन क्लब, अब ये मर गया है नेपोलियन बोनापार्ट, तो अब क्या होगा। तो अब जो यूरोपियन लीडर्स हैं ना, उन्होंने एक मीटिंग हेल्ड करी। यूरोपियन लीडर्स, यहाँ पे पता होना चाहिए आपको, यूरोपियन लीडर्स यूरोपियन लीडर्स हेल्ड मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग हेल्ड करी जिसको हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक, ये शायद आगे यहाँ पे बताया गया होगा। हाँ, सभी चीज़ें बेटा व्यवस्थित रूप से चल रही हैं। आई होप अभी तक आप लोग सब समझ चुके होंगे, कहाँ तक अभी तक जो कहानी समझ में आई है ना। तो नेपोलियन हार चुका है, अब तक यूरोपियन लीडर्स ने मिलकर एक मीटिंग हेल्ड करी है, जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ वीना, कांग्रेस ऑफ वीना भी कहीं कहीं लिखा रहता है। 1815 डेट, मतलब ईयर आपको पता होना चाहिए। इसको लीड कौन कर रहे थे, मैटरनिक। लीडर कौन थे, मैटरनिक थे। ये इनकी पिक्चर है मैटरनिक जी की। और इन्होंने क्या किया, मोनार्क्स को फिर से सत्ता दे दी। इन्होंने क्या किया, जो सत्ता थी, जो साम्राज्य था, कि मोनार्क्स को फिर से सत्ता दे दी कि कोई भी आता है एंड थोड़े दिनों तक हमें झूठी होप में रखता है, एंड फिर से हम लोग अपनी फ्रीडम लूज़ कर देते हैं, हालात सही तरीके से नहीं चल पाते हैं। तो इन्होंने क्या, मोनार्क्स को फिर से सत्ता दे दी। दे रिस्टोर्ड किंग्स एंड मोनार्कीज, देखो लिखा हुआ ना, दे ट्राइड टू रिमूव द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। और इन्होंने क्या किया, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव का मतलब आपको पता होना चाहिए। पहली बात, कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो पुरानी सोच का व्यक्ति है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने रिमूव कर दिया, रिस्टोर्ड किंग, इन्होंने किंग्स को वापस कर दिया, मोनार्की सिस्टम वापस ले आए, और इन्होंने रिमूव करने की कोशिश करी नेशनलिज्म के आइडिया को। मतलब अभी तक जितना भी चल पाया था ना, मतलब लोकतंत्र बंद करके पुरानी रियासतें जो थी उनको वापस करने का सिंपल सा काम ये कर रहे थे।
है ना, कि लोकतंत्र को बंद करके जो पुराना सारा सिस्टम चल रहा था उसको फिर से ये लाने की कोशिश कर रहे थे। समझ में आया? पुरानी रियासतें जो भी सिस्टम में था पुराना वाला वही ये लाने की कोशिश कर, लेकिन क्या हुआ, लोगों के मन में अब एक तो और राष्ट्र विचार का जो जाग चुका था, लोग तो जान चुके थे, आज़ादी का स्वाद चख चुके थे एक बार, है ना, जो शुरुआत में बताया था हमने। तो लोगों को अब कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको एक बार फ्रीडम पता चल जाए कि आप फ्रीडम क्या होती है ना, एक बार फ्रीडम पता चल जाए कि फ्रीडम का असली मतलब क्या है, तो फिर अय्याशी आज़ादी तो होती है ना। ऐसे ही लोगों को पता चल गया था कि उनको पता चल गया था कि अब एकता और राष्ट्रवाद उनके बिल्कुल पीक लेवल पे है, तो अब उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता है। तो अब इसी सब के आगे चलते हुए एक जो पिक्चर है उसके बारे में बताया गया। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बट पीपल हैड ऑलरेडी एक्सपीरियंट नेशनलिज्म सो दे स्टार्टेड रिवॉल्ट्स अगेन, एंड फिर से वो क्रांति शुरू करेंगे 1815 पे। अभी हम यहाँ पर 1 मिनट का इंटरवल लेते हैं, और यहाँ तक की कहानी इससे पहले की सब समझ में आई है ना, क्योंकि 1815 से 1830 तक क्या होगा, ये कंजर्वेटिव फिर से रूल करेंगे। 1815 से 1830 तक कंजर्वेटिव रूल करेंगे, और इसके कुछ चेंजेस लोग करने की कोशिश करेंगे, विरोध, और लेकिन फिर इसके बाद जो 1830 से 1848 का पीरियड रहेगा, ये इसी को कहते हैं हम लोग एज ऑफ रेवोल्यूशन। एज ऑफ रेवोल्यूशन में जो नॉर्मल वर्कर्स थे, स्टूडेंट्स थे, इन लोगों ने, एज ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या, क्रांति का युग, बदलाव का युग, बदलाव का समय, है ना। तो जो सिंबल है नेशनलिज्म, उसके बारे में बताया गया है। आगे है क्या? आगे नहीं होगा तो पीछे होगा। कहीं तो होना चाहिए। जैसे कि शायद यही है, इस इमेज से आप देख सकते हो। एक सिंबल इंट्रोड्यूस हुआ, सिंबल ऑफ नेशनलिज्म का इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको हम लोग एलेगरी कहते हैं। एक फीमेल फिगर है, उसमें जो औरत है वो नेशनल सिंबल को दर्शाती है। ये है नेशनल सिंबलशिप को दर्शाती है, जो नेशन के सिंबलिकली दर्शाती है। और इसी को फ्रांस में हम लोग मैरियने कहते हैं, और जर्मनी में जर्मेनिया। ठीक, ये आगे बताया गया है, आगे बताएंगे। इसमें सही से नहीं दिख रहा तो आगे हम लोग मैरियने और जर्मेनिया को अच्छी तरीके से दिखाएंगे। तो याद करने का थोड़ा सा तरीका, जो औरत है, जो मदर, जो फीमेल होती है, उसको मदरलैंड, सिंपल सी ऐसे रिलेट कर लो। जो औरत होती है उसको हम लोग मदरलैंड कहते हैं, इसीलिए इस देश को मदरलैंड कहते हैं। इसीलिए देश को मदरलैंड कहते हैं, सिंपल सी बात। इसीलिए देश को हम लोग मातृभूमि कहते हैं ना। ओह, 1 मिनट। हाँ, अभी तक शायद आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हमें पढ़ना था यहाँ से, एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848, है ना। तो अब हमें यहाँ से जो पढ़ना है कि 1830 टू 1848 में जब एज ऑफ रेवोल्यूशन है, तो 1815 से 1830 के बीच में जो कंजर्वेटिव रूल्स करते हैं ना, फिर इसके बाद ये जो बीच का जो पीरियड था 1815 से 1830, इसके बाद एज ऑफ रेवोल्यूशन जो चेंजमेंट का पीरियड है। अभी तक तो जो जैसा चला तो चल गया, लेकिन अब जो रेवोल्यूशन का पीरियड है उसके बारे में बताया गया है। इसी में यूनिफिकेशंस होंगे, इन्हें यूनिफिकेशन का बाद में बताया गया है। तो जो इन्हीं को हम लोग समझ, तो लेकिन जो रेवोल्यूशन का जो पीरियड है इसमें क्या था कि डिफरेंट स्टेट्स से, डिफरेंट किंग्स से, तो द रेवोल्यूशन ऑफ 1830 बताया गया है। हु स्टार्टेड इट, किसने स्टार्ट किया? कॉमन पीपल्स, बताया था ना, जो नॉर्मल वर्कर्स से, स्टूडेंट्स से, शॉपकीपर्स से, और जो नॉर्मल बिजनेसमैन हैं, फार्मर्स हैं, इन सब लोगों ने। वेयर डिड इट स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया? द किंग ट्राइड टू टेक अवे पीपल्स राइट। तो जो पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1780 के बाद क्या हुआ कि यूरोप में नेशनलिज्म का जो बीज था वो फैल चुका था। तो अब लोग समझ चुके थे कि जो हम राजा के गुलाम नहीं हैं, हम एक नेशन है, सिंपल सी बात। तो लेकिन समस्या ये थी कि जो
बहुत सारे जो देश थे उसमें डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट किंग्स से, डिफरेंट लैंग्वेज होती थी। तो जो पीपल थे उन्होंने कहा कि हम लोगों को एक यूनिटी, फ्रीडम, यूनिटी, वी वांट यूनिटी एंड फ्रीडम, ठीक। इसीलिए 1830 से जो 1848 का जो ये टाइम पीरियड बताया गया, इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन का बताया गया है। इसी समय क्या है, कई बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग इन्हीं को पढ़ेंगे। एक सेकेंड। द किंग ट्राई टू टेक अवे पीपल्स राइट। तो जो राजा चाहता था वो चाहता था कि जो लोगों के जो अधिकार हैं, है ना, उनको हटा दिया जाए। लेकिन पीपल प्रोटेस्टेड, किंग्स चार्ल्स टेंथ हैड टू रन अवे एंड अ न्यू किंग लुइस फिलिप केम टू पावर। एंड लोगों ने क्या किया, चार्ल्स जो जो किंग चार्ल्स हैं उनको ख़त्म करके एक नया किंग आया, लुइस फिलिप केम टू पावर, आता है पावर में, बट ही वॉज सपोर्टेड बाय रिच पीपल। लेकिन जो दूसरा राजा आया लुइस फिलिप, वो केवल अमीर सेक्शन को सपोर्ट करता था, तो नॉट कॉमन पीपल्स, नॉर्मल कॉमन पीपल्स को भी नहीं करता था। तो जो पुअर हैं वो उनको क्यों ही करेगा। सो द पुअर वर स्टिल अनहैप्पी। तो जो नॉर्मल पीपल थे ना, जो गरीब वर्ग है, फिर से वही चीज़ हो गई जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में होती थी, है ना। कितना मतलब वही चीज़ें घूम फिर के वही चीज़ें हो रही हैं। तो जो पुअर था उसके लिए उसको उसके बारे में कोई कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो इसका प्रभाव क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ यूरोप में, इम्पैक्ट क्या हुआ यूरोप में। पीपल इन मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप स्टार्टेड रिवॉल्ट्स। उन्होंने छोटे छोटे एरिया में रिवॉल्ट्स करना स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा है ना, स्पेशली एरियाज कंट्रोल्ड बाय लार्ज एम्पायर, लाइक छोटे छोटे से जो कुछ बड़े बड़े एम्पायर थे, जैसे ऑटोवन एम्पायर, यहाँ पे होगा ये पॉइंट, ऑस्ट्रियन एम्पायर हो गया, हाँ। ऑस्ट्रियन एम्पायर को हम लोग हैब्सबर्ग एम्पायर कहते हैं। एंड दीज एम्पायर कंट्रोल्ड बाय मैनी डिफरेंट कल्चरल ग्रुप। और छोटे छोटे इन कल्चरल ग्रुप के द्वारा ये जो दो एम्पायर थे इनको होल्ड किया जा रहा था। तो वो उनमें रीजन, ग्रुप और व्हाट दे वांटेड ये बताया गया है। सॉरी, रीजन मतलब क्षेत्र, ग्रुप मतलब जो समूह है, और वो क्या चाहते हैं। ग्रीस वाला क्षेत्र, ग्रुप कौन से हैं, ग्रीक और क्रिश्चियंस, वो क्या चाहते हैं, फ्रीडम फ्रॉम ऑटोमैन एम्पायर, ऑटोमैन एम्पायर से फ्रीडम। बेल्जियम क्या चाहता है, बेल्जियम का ग्रुप क्या है, बेल्जियंस। एंड सेपरेशन फ्रॉम नीदरलैंड, वो अलगाव चाहता है कि अलग रहना चाहता है किससे, नीदरलैंड से। एंड पोलैंड, पोलैंड की बात बताई गई है। पॉलिश पीपल, जो पॉलिश लोग थे वो चाहते थे इंडिपेंडेंस फ्रॉम रशिया। पोलैंड चाहता था कि हमें रशिया से स्वतंत्रता मिल जाए। ये सब यूरोप का ही सीन चल रहा है बेटा। द आइडिया ऑफ नेशनल आइडेंटिटी वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। तो जो अपनी एक राष्ट्रीय पहचान की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा तीव्र पे पहुंच गई थी। लोग अब बहुत उस पे आ गए हैं कि हमें अपनी आइडेंटिटी ही चाहिए, अपना, हाँ, हम दूसरे पर नहीं डेवलप्ड रहेंगे, ना दूसरे पर आधारित नहीं रहेंगे, है ना। हर एक जो छोटे छोटे एम्पायर हैं वहाँ के छोटे छोटे ग्रुप, सभी लोग अब रिवॉल्ट पे अब आ चुके हैं। सभी लोगों का जो माइंड थिंकिंग है वो सब बदल चुका है। फिर इसके बाद बताया गया है 80, इसके बाद क्या है, इसके बाद है द रेवोल्यूशन ऑफ 1848। 1848 में बताया गया है कि किन किन लोगों ने किया। दिस वाज इवन बिगर एंड मोर पावरफुल। जो ये उससे जो पीछे हुआ ना 1838, उससे भी ज़्यादा मोर पावरफुल था। किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, दिस टाइम नॉट ओनली मिडिल क्लास, इस बार मिडिल क्लास नहीं बट ऑल्सो वर्कर्स एंड पीजेंट्स ज्वाइंट। किसान लोगों ने भी इसको ज्वाइन किया, बिकॉज वर्कर्स वर सफरिंग फ्रॉम लो वेजेस। लेकिन क्यों किया, क्योंकि जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, वो कम तनख्वाह, उनको कम वेतन मिलता था, इससे सफ़र कर रहे थे। और जो पीजेंट वर्ग था, जो किसान वर्ग था, वर सफरिंग फ्रॉम हाई टैक्सेस। किसान को अगर ज़्यादा टैक्स हो जाएगा तो सफ़र करेगा ना, मतलब उसको दिक्कत होगी ना। देयर वॉज अनएम्प्लॉयमेंट एवरीवेयर, हर जगह पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो खाने के लिए पैसा कहाँ से लाओगे, खाने के लिए पैसा नहीं लाओगे तो खाना कहाँ से खा पाओगे, खाना नहीं खा पाओगे, फूड नहीं मिलेगा, तो हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा। अगर हेल्थ अगर अच्छी नहीं रहेगी तो डेथ रेट बढ़ेगा। हेल्थ अगर ठीक नहीं रहेगी
तो डेथ रेट बढ़ेगा, और डेथ रेट बढ़ेगा तो सबसिस्टेंस क्राइसिस हो जाएंगे, है ना। तो सारा ये सर्कल जो है एक दूसरे से, जो चेन है एक दूसरे से लिंक्ड है। रिजल्ट क्या हुआ? किंग्स एंड क्वींस वर फोर्स टू गिव राइट्स टू द पीपल, बट तो जो राजा थे और जो रानी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि जो नॉर्मल पीपल्स हैं उनको अधिकार दे दिए जाएं। लेकिन क्या, एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट, मिडिल क्लास वांटेड पॉलिटिकल राइट्स, कि मिडिल क्लास को पॉलिटिकल राइट्स, वो क्या चाहते थे कि पॉलिटिकल राइट्स, वर्कर्स वांट इकोनॉमिकल इक्वालिटी। मिडिल क्लास, ये जो राजा रानी थे ना, ये कहते थे इनको अधिकार दे दो, मतलब। लेकिन यहाँ पे एक इन्होंने चीटिंग क्या करी कि कहते थे पॉलिटिकल राइट दे दो, लेकिन वोटिंग का राइट नहीं देंगे हम, वोटिंग का राइट नहीं देंगे। तो ये कैसा दोगलापन है? मिडिल क्लास वांटेड पॉलिटिकल राइट, वो चाहते थे कि हमें राजनीतिक रूप से सभी के समान अधिकार मिले, और जो वर्कर्स थे, जो जो लेबर वर्कर्स हैं, वो चाहते थे कि हमें इकोनॉमिकली इक्वालिटी मिले, समान रूप से जो आर्थिक रूप से समानता मिले, आर्थिक रूप से समानता मिले, है ना, समानता का अधिकार मिले समाज में। देयर गोल्स वर डिफरेंट, सो यूनिटी ब्रोक। तो दोनों लोगों के क्या है कि जो गोल्स थे वो अलग अलग थे, तो जो यूनिटी है यहीं पे ब्रोक हो गई, कि जो मिडिल क्लास है उसकी अलग डिमांड है, वर्कर्स क्या है अलग डिमांड है, और राजा भी कहीं ना कहीं वो केवल एक सिंपैथी के लिए बोल रहा था। लेकिन अब राजा को तो एक पॉइंट मिल गया कि जब आप ही दोनों लोगों के लिए मत एक ही नहीं है ना, समझ रहा हो ना। देयर गोल्स वर डिफरेंट, सो यूनिटी ब्रोक, यहाँ पे यूनिटी ब्रोक हो जाती है। बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंसेस द रेवोल्यूशन कुड नॉट फुल्ली सक्सीडेड, उनके जो असमानता थी इन्हीं के चक्कर में इनका जो रेवोल्यूशन है कुड नॉट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। समझ रहे हो ना? अभी तक शायद यहाँ तक आप लोग समझ पाए हो, यहाँ तक चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी आप लोगों को। आगे क्या बताया गया है? रिजल्ट द एज ऑफ रेवोल्यूशन। रिजल्ट क्या हुआ कि एज ऑफ रेवोल्यूशन जो अभी तक चल रहा था, जो क्रांति का युग चल रहा था, इसका रिजल्ट क्या मिला कि नेशनलिज्म ग्रू करती है, एंड मोर पीपल बिलीव्ड इन वन नेशन आइडेंटिटी। मतलब अगर आप बहुत मेहनत करोगे तो भले ही आप एक अच्छा रिजल्ट ना सेट कर पाओ, जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो 50 या 60 बच्चे देख पाते हैं क्लास को, है ना। तो अगर 50 या 60 बच्चों में से ज़रूरी नहीं है कि 1 मिलियन हो, डजेंट मैटर, लेकिन 50 और 60 बच्चों में से ही अगर मैं अपना जो कंटेंट है, अपनी जो बात 30-40 बच्चों तक समझा पा रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं 1 मिलियन बच्चे देख रहे हैं और 1 मिलियन में से अगर मैं बोलूँ कि आधे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, नेशनलिज्म क्या है उन्हें पता ही नहीं है, बस वीडियो देख रहे हैं, है ना। क्या छोड़िए, तो ऑफ द टॉपिक बात हो गई। नेशनलिज्म ग्रू हुआ, नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई, नेशनलिज्म बढ़ा, मोर पीपल और भी ज़्यादा लोग बिलीव करने लगे कि एक नेशन की आइडेंटिटी होनी चाहिए, और मोनार्की वीकेंड हो गई, और जो राजा रानी वाला सिस्टम था उसको दमन कर दिया गया। किंग लॉस्ट कॉन्फिडेंस एंड पावर, डिमांड्स फॉर डेमोक्रेसी इंक्रीज्ड, और डेमोक्रेसी की डिमांड जो थी वो इंक्रीज हो गई। पीपल वांटेड राइट टू वोट, और जो नॉर्मल जनता थी अब वो कहती थी यस, अब हमको भी चाहिए वोटिंग राइट, सिंपल सी बात, ठीक है। न्यू नेशन स्टार्ट डेवलपिंग, छोटे छोटे न्यू नेशन बताए गए हैं, न्यू नेशन स्टार्ट डेवलपिंग। ग्रीस बेल्जियम बिकेम इंडिपेंडेंट, और ग्रीस और बेल्जियम इंडिपेंडेंट हो गए। ये 1848 के रिजल्ट बताए गए हैं कि क्या क्या 1832 1848 के बाद क्या क्या कुछ मेजर रिजल्ट्स बताए गए हैं, है ना, कि क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगर और भी क्या बात बताई गई है, आ, अगर मैं, मेरे पास देखो अभी मैंने एक जगह लाइन लिख के रखी थी, वो मैं आपको बोलता हूँ। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 to 1848, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 to 1848 was a period when people in Europe rose against monarchies to demand liberty, equality and the formation of nation state। सिंपल सी बात।
फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 to 1848 was a period when people in Europe rose against monarchies to demand liberty, इक्वलिटी एंड द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। हिंदी रूपांतरण मैं इसका बता दे रहा हूँ। जो ये युग था, क्रांति का जो दौर था, 1830 से 1848 तक एक ऐसा समय था जिसमें जो यूरोप के लोग थे वो ये चाहते थे, यूरोप के मोनार्कीज़ के खिलाफ उन्होंने विरोध किया और डिमांड रखी उनकी आज़ादी की और उनकी समानता की, और हर चीज़ में उनको समानता का अधिकार मिले, और नए नेशन के स्टेट्स का डेवलपिंग कर पाएँ। ठीक है, यहाँ तक शायद आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद क्या है, नेशनलिज्म है एंड सिंबल्स हैं। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन फीलिंग ऑफ, जो बताया था ना मैरिया ने, इसको जो हमने एक एलिगरी बताई थी, जो एलिगरी बताई थी ना आगे, तो जो एक ये मैरियने और जर्मेनिया, ये मैरियने एंड इधर ये जर्मेनिया, तो अलग अलग कंट्रीज़, ये एक फ्रिजियन कैप है, क्लास 9th में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, सिंबल्स की ज़रूरत क्यों होती थी? हर एक देश को एक अपनी आइडेंटिटी चाहिए ना। हर एक, आप स्कूल में जाते हो तो आपके स्कूल का भी तो लोगो है ना, क्योंकि खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। अच्छा, मैंने चैनल बनाया तो ये मेरा चैनल का लोगो है, कल को फेमस हो जाएगा तो मैं इसका कुछ ना कुछ कुछ भी बना सकता हूँ, कहीं पे भी बैग या ट्रैक सूट या जो भी है, चैनल की अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के लिए ही तो होता है, दूसरे पे थोड़े बेस्ड हो जाओगे, है ना। तो जो लोगो है और जो सिंबल्स होते हैं वो आइडेंटिटी होता है, इसीलिए लोगों ने अपनी एक पहचान चाहिए होती है, इसीलिए लोगों ने कहा ताकि लोग याद रखें वी आर इन द वन नेशन। सिंपल सी बात, ठीक है, लोगों में राष्ट्रीय भावना बनी रहे और अलग अलग क्षेत्रों को एक साथ हम लोग जोड़ सकें, है ना। तो फ्रांस में एक जो फीमेल फिगर के बताया गया है, ये लेडी का, ठीक ऐसे ही फ्रांस और जर्मनी का क्या है, जर्मेनिया, तो यहाँ पे देखो बताया गया है। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड अक्रॉस यूरोप। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी पूरे यूरोप में फैल चुकी थी, बट एवरी वन कुड रीड और अंडरस्टैंड पॉलिटिकल आइडियाज, सो सिम्बल्स वर यूज टू मेक पीपल्स इमोशनली कनेक्टेड टू द नेशन। वाई सिम्बल्स, क्यों सिम्बल्स? टू गिव द नेशन अ ह्यूमन फ्रॉम दैट पीपल कुड रिस्पेक्ट एंड फॉलो, टू क्रिएट यूनिटी अमंग पीपल, लोगों के बीच एक यूनिटी बनाए रखने के लिए, टू डेवलप अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी, और उनका एक सबका, उन सबका एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी होगी। और क्या कौन कौन से सिंबल्स हैं, किन कंट्री का है, एलिगरी है अलग अलग कंट्री की, देखो बताया गया है। एक मैरियने जो है फ्रांस का, क्या है मैरियने, और मीनिंग क्या है इसका, लिबर्टी एंड यूनिटी। और जर्मेनिया कहाँ का है, जर्मनी का, जिसका मतलब है स्ट्रेंथ और नेशनल यूनिटी। ठीक है, ये देखो आपको इसके बारे में बताया गया है कि अ फीमेल फिगर मैरियने के बारे में बताया गया है, यूज टू रिप्रेजेंट फ्रेंच नेशन, जो फ्रेंच नेशन को बताते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा, ये आलिफ इमेज कहीं ना कहीं देखी होगी। सी सिम्बलाइज लिबर्टी करेज, लिबर्टी मतलब आज़ादी स्वतंत्रता, और करेज मतलब साहस, नेशनल यूनिटी मतलब राष्ट्रीय रूप से एकता। हर इमेज वॉज प्रिंटेड ऑन कॉइन्स, स्टैम्प्स एंड पब्लिक स्टैचूज, और इनकी इमेजेस कॉइन्स और स्टैम्प्स और पब्लिक स्टैचूज में स्थापित करी गई। पीपल रिस्पेक्टेड मैरियने एज द मदर ऑफ द नेशन, और लोग इसकी जो ये जो पिक्चर है ना, इसको बहुत रिस्पेक्ट करते थे एज द मदर ऑफ नेशन। ठीक है, मातृभूमि के तरीके, मदरलैंड ने बताया था। अब वुमेन, जर्मेनिया के बारे में जानते हैं। वुमेन वॉरियर वियरिंग आर्मर एंड होल्डिंग अ स्वॉर्ड, ये देखो तलवार पकड़े हैं ना। She symbolized strength and heroism and unity. She was shown with the black, red, gold nation flag on Germany. ये जर्मनी का फ्लैग है ना। अच्छा, पहले जो जर्मनी का जो पहले जो यूरोप कॉन्टिनेंट का जो फ्लैग था ना, पहले यूरोप कॉन्टिनेंट का एक ऐसा फ्लैग था जिसमें ताज बना हुआ था, और
ऐसे ऐसे करके ताज बना हुआ था और पता नहीं कैसा था। फिर उसको एबॉलिश करके एक ट्राई कलर यूरोप में लाया गया था कि एक तरफ ब्लैक, एक तरफ वाइट, एक तरफ नहीं सॉरी रेड ब्लू और रेड वाइट और ब्लू, रेड वाइट और ब्लू ट्राई कलर का एक वो लाया गया था। अब यहाँ पे ब्लू होता है और यहाँ पे क्या होता है वाइट और यहाँ पे रेड है ना, ये तीन कलर। तो फ्रांस में मेरियने फिगर है और जर्मनी में जर्मेनिया। ठीक, फिर मेन टॉपिक चैप्टर का यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में बताया गया है संपूर्ण रूप से। पहले जो इटली थी कैसे, पहले जो इटली थी एक देश नहीं था, ठीक है, पहले एक देश नहीं था, 7 अलग अलग देश थे, 7 अलग अलग स्टेट्स थे, सॉरी 7 अलग अलग स्टेट्स थे, ठीक है, अलग अलग। तो सब पर किंग्स का शासन था, सब पर डिफरेंट अलग अलग किंग्स का शासन था, ठीक है। तो सब पर अलग अलग किंग्स का शासन था। तो पीपल जो लोग ये कहते थे कि कोई एकता ही नहीं है और एकता होनी चाहिए। पीपल स्पोक्स डिफरेंट डायलेक्ट्स, कोई एकता नहीं है। लोग अलग अलग लैंग्वेज में बोल रहे हैं। ये इटली का देखो, आप देख रहे हो, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 अलग अलग हैं। अब इसको और इसको अलग मत कहना क्योंकि ये और ये एक ही है ना। तो अलग अलग 7 स्टेट से डिफरेंट किंग्स रूल कर रहे थे, डिफरेंट लैंग्वेज थी, सबका बिल्कुल डिसऑर्डर था समझ लो एक हिसाब से, है ना। तो ईच स्टेट हैड डिफरेंट रूलर्स, अलग अलग राजा, अलग अलग लैंग्वेज, अलग कानून, अलग बोली, कोई यूनिटी का कोई मतलब ही नहीं है ना, भाड़ में जाए यूनिटी, ऐसा वाला सीन है। तो इटली को कौन से जो 3 महान नेता हैं उन लोगों ने इन 3 लोगों को हमेशा इटली में, इटली को यूनिफिकेशन में मेन 3 लोगों का जो रोल है, गिसेप्पे मैज़नी और कॉन्ट डे कैवर और गिसेप्पे गैरिबाल्डी, ठीक है, ये 3 लोग हैं। तो इनका सबसे बड़ा मेन रोल है हाउ इटली बिकेम वन कंट्री, कैसे एक एक कंट्री बन पाई। तो गिसेप्पे मैज़नी का क्या है, द थिंकर, ये थिंकर हैं। इन्होंने क्या किया, स्प्रेड नेशनलिस्ट, इन्होंने नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड किया और इन्होंने यंग इटली का फॉर्मेशन किया, ठीक। और काउंट कैमिलियो डे कॉवर, द प्लानर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया, सार्डिनिया स्टेट्स के प्राइम मिनिस्टर थे। यूज्ड डिप्लोमेसी, अलायंस एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और अलायंस मतलब एकजुटता और गठबंधन बनाने का काम, ठीक, इनका था। गिसेप्पे गैरिबाल्डी, द फाइटर का टाइटल है इनका। मिलिट्री लीडर कौन थे, गिसेप्पे गैरिबाल्डी। आप लोग इनके उपनाम या जो भी इनका टाइटल है, जो इनका मेन रोल है, ये आप लोग याद कर सकते हैं। फॉर्म्ड द रेड शर्ट आर्मी एंड वॉन वॉर्स टू यूनाइट सदर्न इटली, सदर्न इटली के खिलाफ जो वॉर हुई, इसकी जीत में सबसे बड़ा योगदान किसका है, गिसेप्पे गैरिबाल्डी का, ठीक है। तो जो आप समझ रहे हैं ना, गिसेप्पे मैज़नी का काम क्या है कि ये आइडिया गिवर है, इन्होंने आइडिया दिया है, ठीक। और काउंट कैवर का क्या काम है, काउंट कैवर का जो मेन काम है, ये पॉलिटिकल लीडर हैं, सिंपल सी बात इतना समझो, ये इन्होंने आइडिया दिया है। और पॉलिटिकल लीडर कौन है, पॉलिटिकल लीडर हैं काउंट कैवर, पॉलिटिकल लीडर हैं। और आर्मी लीडर कौन है, गिसेप्पे गैरिबाल्डी, ठीक। नेशनलिज्म के लिए लोगों को मोटिवेट किसने किया है, गिसेप्पे मैज़नी ने नेशनलिज्म के लिए मोटिवेट किया है, डिप्लोमेसी और प्लानिंग और किंग विक्टर एमैनुअल सेकंड के साथ इन्होंने मिलकर यूनिफिकेशन का रास्ता बनाया, ठीक है। अकेले नहीं, काउंट केवर ने बनाया, किसके साथ में, किंग विक्टर मैनुअल, इमैनुअल, किंग विक्टर एमैनुअल, इमैनुअल, इमैनुअल, इमैनुअल सेकंड के साथ इन्होंने क्या किया, यूनिफिकेशन का काम किया, ठीक है। फिर आगे से इस पे गैरिबाल्डी के बारे में बताया गया है कि रेड शर्ट आर्मी के साथ अपनी रेड शर्ट आर्मी के साथ युद्ध जीतकर सारे देशों को एक साथ किया, ठीक है। तो इन 3 महान जो लोग हैं, महान लीडर हैं, इनका नाम आपको याद ही रखना है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। और सिंपल सी एक जो थ्योरी है ये आपको याद रखनी है कि इटली वॉज नॉट वन कंट्री,
It was divided into 7 different states before the unification of Italy. Each state had different uh, rulers, language and laws. There was no national unity. आप ये पॉइंट से पता है 4 पॉइंट्स हो गए, 4 लाइन आप लिख लोगे, ये 3 लाइन हो गई, 7 लाइन। आप आंसर पता है क्लास में बस बने रहो, आंसर आप फटाक से लिखोगे, वादा है बेटा, है ना। आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है लेकिन फिर से एक बार स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर ही रुक के यूनिफिकेशन ऑफ इटली की एक यूनिफिकेशन की स्टोरी एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जो मैजनी साहब हैं इन्होंने नेशनलिज्म का आइडिया फैलाया है, और जो कैवर साहब हैं, कैवर जी हैं, इन्होंने फ्रांस की मदद यानी कि विक्टर इमैनुअल सेकंड की मदद लेकर इटालियन स्टेट्स को मिलाना शुरू किया है। और जो गिसेप्पे गैरिबाल्डी हैं, इन्होंने साउथ इटली यानी सदर्न इटली में लड़ाई लड़ी और जीत कर क्या किया, किंग विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। और गिसेप्पे गैरिबाल्डी इज़ द मिलिट्री लीडर, काउंट कैवर इज़ द पॉलिटिकल लीडर, और आइडियोलॉजी और थिंकर का रोल प्ले कर रहे हैं गिसेप्पे मैज़नी जी। सिंपल सी बात, समझ में आया? तो 1861 में क्या होता है कि जो इटली ऑफिशियली एक राष्ट्र बन जाता है। कब बनता है? यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1861 में, 1861 में जो इटली है एक ऑफिशियली बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑफिशियली एक राष्ट्र बन जाता है, जिसके राजा बना दिया जाता है किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड को। ठीक है, ये हैं, हाँ ये बताना भूल गए, ये हैं गिसेप्पे मैज़नी जी, ये हैं काउंट कैवर जी, ये हैं गैरिबाल्डी जी। ठीक, विक्टर इमैनुअल। देखिए जी, आप लोग कहोगे कि सर जी क्यों लगा रहे हो? अरे किसी ने अपने देश के लिए तो काम किया है ना, इतने बड़े रोल प्ले किया है इन्होंने, है ना। जहाँ पे कभी जी लगाने वाली बात नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। जहाँ पर जैसे लॉर्ड माउंटबेटन, तो उनको लॉर्ड नहीं, उनको डॉग माउंटबेटन कहेंगे हम लोग। ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इसके बाद बताई गई है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि जर्मनी पहले कैसे, जर्मनी पहले एक देश नहीं था। जर्मनी छोटे छोटे 39 स्टेट्स में बटा हुआ था। सबसे शक्तिशाली स्टेट था पर्शिया, सिंपल सी बात। और उसी पर्शिया का जो प्राइम मिनिस्टर, जो लीडर थे, वो थे ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक, तो ऑटो वन बिस्मार्क, देखो यहाँ पे बताया गया है, देखो जर्मनी बिफोर यूनिफिकेशन, पहले यूनिफिकेशन से पहले क्या था, 39 स्मॉल स्टेट्स में बटा हुआ था। मोस्ट पावरफुल स्टेट पर्शिया था। पर्शिया लेड द यूनिफिकेशन प्रोसेस एंड प्राइम मिनिस्टर पर्शिया के कौन थे? ऑटो वन बिस्मार्क। बिलीव्ड दैट जर्मनी कुड बी यूनाइटेड नॉट बाय स्पीचेस बट बाय वॉर एंड पावर। ऑटो वन बिस्मार्क एक उग्रवादी व्यक्ति जो ये कहते हैं कि केवल बातों से बात नहीं चलेगी, हम लोगों को लातों से बात चलानी पड़ेगी, वॉर करना पड़ेगा, केवल क्रांति करनी पड़ेगी, केवल वायलेंस करना पड़ेगा। नॉर्मल देखने से ही लग रहे हैं खतरनाक, है ना। तो इनके कहने का मतलब था केवल हम लोग स्पीच दे के, केवल किसी को होता नहीं कि जैसे कि हम समझाते रहते हैं आपको होमवर्क कर लो, पढ़ लो बेटा, है ना, तो कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन जब तक मार नहीं खाओगे जब तक, तो वो भी ज़रूरी है। तो बट बाय वॉर एंड पावर, दिस पॉलिसी इज कॉल्ड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी एंड इसी को लॉ एंड रक्त नीति बताया गया है। मीनिंग क्या है इसका? यूनिटी थ्रू वॉर एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, एकता वॉर के साथ एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, दोनों की बात बताई गई है। उनकी नीति कौन सी थी? युद्ध और शक्ति से एकता की नीति थी। और कैसे जर्मनी एक हुआ? क्योंकि पर्शिया ने क्या हुआ, डेनमार्क के खिलाफ युद्ध जीता, फिर ऑस्ट्रिया से लड़ाई जीती, फिर फ्रांस को हराया। अलग अलग देखो, पहले डेनमार्क से, फिर ऑस्ट्रिया से, फिर फ्रांस से, है ना। पहले पर्शिया ने डेनमार्क के खिलाफ युद्ध जीता, कौन जीत रहा है? ऑटो वन बिस्मार्क। फिर ऑस्ट्रिया से लड़ाई करी, फिर फ्रांस को हराया। और क्या क्या बताने वाले थे, जर्मन स्टेट्स ने क्या किया कि पर्शिया को लीडर मान लिया। जर्मन स्टेट्स ने पर्शिया को लीडर मान लिया। और 1871 में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ऑटो वन बिस्मार्क ने टोटल 3 वॉर्स लड़े हैं। कौन कौन देश से? कौन कौन छोटे से स्टेट से? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड फिर जो
1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है। यूनिफिकेशन का मतलब एक राष्ट्रीयकरण हो जाता है एंड एकीकरण होता है, यूनिफिकेशन का मतलब होता है। एंड 1871 में क्या होता है, 1871 में क्या होता है, जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन बन जाता है। जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन बन जाता है। इटली कब बना था, 1861 में। सिंपल सा बेटा, 1861 1871, सिंपल सी बात। 1871 में बनता है एंड क्या बताया गया है, उसके बाद कैसर विलियम सेकंड को, सॉरी कैसर विलियम फर्स्ट को जर्मनी के एम्पायर बन जाते हैं, वो राजा बना दिया जाता है जर्मनी को। क्या जर्मनी में कौन, कैसर विलियम फर्स्ट। देख लीजिएगा, कैसर विलियम फर्स्ट ही हैं। कैसर विलियम फर्स्ट को राजा घोषित कर दिया जाता है। दो राजा बन चुके हैं, उधर किंग विक्टर एमेनुअल सेकंड, इधर जर्मनी में कौन बने, कैसर विलियम फर्स्ट। ठीक, अभी तक शायद आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। देखो यहाँ पे बताया गया है, पहला युद्ध डेनमार्क के खिलाफ, सेकंड युद्ध ऑस्ट्रिया के खिलाफ, और थर्ड युद्ध फ्रांको पर्शियन वॉर, फ्रांस के खिलाफ। पर्शिया वॉन, कॉन्फिडेंस ग्रू, पर्शिया जीती, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। ऑस्ट्रिया डिफीटेड एंड जर्मन स्टेट्स एक्सेप्टेड पर्शियन लीडरशिप। ऑस्ट्रिया हार जाती है और जर्मन की जो पर्शियन लीडरशिप है उसको एक्सेप्ट करती है। पर्शिया वॉन, इसमें क्या है, पर्शिया जीत जाती है। पर्शिया तो तीनों में ही जीती है ना। एंड रिमेनिंग जर्मन स्टेट्स ज्वाइंड, और छोटे छोटे जो स्टेट्स थे उनको ज्वाइन किया। ये जर्मनी का पहले का 1861 के टाइम पे का मैप है। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, पर्शिया हो गया है ना, ये और बताया गया, देखो कहाँ पे, ये फ्रांस हो गया, और ये यहाँ पे जो छोटे छोटे देश बताए गए। आई होप अभी तक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अभी तक इतना समझ में आया है ना। आगे क्या बताया गया, आगे जितना चैप्टर में मेन मेन चीज़ें थी इतना तो हमने बता ही दिया है। फिर नेशनलिज्म एंड सिंबल्स में बताया गया है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में क्या होता है, कि नेशनलिज्म पूरे यूरोप में कैसे फैली, है ना, कॉमन आइडेंटिटी के फॉर्म में। एट फर्स्ट nationalism meant freedom and equality, and later nationalism became aggressive superiority of one nation. This aggressive nationalism caused conflict and later to world war first. मतलब शुरुआत हुई थी नेशनलिज्म की फीलिंग की। नेशनलिज्म का मतलब फ्रीडम और इक्वलिटी और अपने राष्ट्र के प्रति जो लव है उसी को नेशनलिज्म कहते हैं। जो शुरुआत में क्या हुआ था कि नेशनलिज्म क्या बताया गया, एट फर्स्ट नेशनलिज्म मीन, पहले नेशनलिज्म का मतलब फ्रीडम और इक्वलिटी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो उग्र रूप पे एक नए स्टेप पे जाके एग्रेसिव बन गई, और सुपरिटी ऑफ वन नेशन, और कैसे कैसे करके यूरोप के कॉन्टिनेंट में बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं, और आक्रामकता जो होती है, क्या कहेंगे, एग्रेसिव को क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, आक्रामकता, आक्रामकता, है ना, आक्रामकता फैल गई। और उसके बाद क्या हुआ, चेंजेस आते रहे। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होती है, 1914 टू 1918। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एंड इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो अपना सेकंड चैप्टर है ना, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया, बहुत तरीके से, मतलब क्या ही, बहुत तरीके से तो ये भी पढ़ाया, बहुत सिंपल तरीके से। आप अदर लोगों को देखिएगा थोड़ा सा बोर हो जाएंगे, अगर आपने बहुत ध्यान से देखा है तो हर सब चीज़ समझ में आई होगी। बहुत तरीके से सेकंड चैप्टर भी पढ़ा देंगे। जो सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। आज आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। शेयर किन से कर सकते हैं, अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, मित्रों से, मित्री से, जिससे भी आप करना चाहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ठीक है, चलो मिलते हैं।